20 दिसंबर 1971 सकूत ढाका के बाद जनरल याहिया खान ने इस्तीफा दिया और इक्तदार जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को मुंतकिल कर दिया और 14 अगस्त 1973 को जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को जो मौजूदा आइन है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया। 14 अगस्त 1973 को जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज हुआ तो भुट्टो साहब जो पहले सदर और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, अब वो पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए और उन्होंने बहुत सारी रिफॉर्म्स की, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं, एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड रिफॉर्म्स हैं, इसी तरह खारजा की, दिफा की, बहुत सारी रिफॉर्म्स जो हैं भुट्टो साहब ने की। उनमें से जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की, जो कि एक हमें नो आबादियाती ढांचा मिला हुआ था, यानी कि जो स्ट्रक्चर हमें तकसीम के वक्त मिला तो वही चलता आ रहा था। तो भुट्टो साहब ने क्या किया जी, उसके अंदर रिफॉर्म्स की। उन रिफॉर्म्स के अंदर एक एक्ट था जिसका नाम था जी सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973। ये एक्ट क्यों बनाया गया जी? ये एक्ट इसलिए बनाया गया कि जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं, सबसे पहले तो पता चले, डिफाइन किया जाए कि सरकारी मुलाजिम है कौन, और जब ये डिफाइन हो जाए सरकारी मुलाजिम कौन है, तो फिर उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी शराइत व ज़वाबित हैं, वो तमाम चीजें जो हैं इस एक्ट में बता दी गई। इससे पहले वो सरकारी मुलाजिम जो है उसको भर्ती करना या फिर प्रमोशन के तहत जो है उसको किसी सीट पे लगाना, तो ये तमाम मामलात जो हैं वो इस एक एक्ट में बता दिए गए, ताकि अब कोई अपनी मनमानी ना करे, बल्कि जब भी कोई बात या कोई ऐसा मसला दरपेश हो किसको, सरकारी मुलाजमीन को, तो वो किस तरफ देखें जी, वो सिविल सर्विसेज एक्ट 1973 की तरफ देखें और अपने हकूक जो हैं वो ले सकते हैं। ठीक है जी, इसके थ्रू। तो अब भुट्टो साहब ने 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया, सिविल सर्विसेज एक्ट। इसके अलावा जो ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं, अगर इनके साथ कोई ज्यादती हो जाती है तो FST, आप लोगों ने नाम सुना होगा, फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल जो है, तो उसका एक्ट बनाया जिसे सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट 1973 कहते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा यहां पे क्या करना है जी, भर्ती करनी है ना, देखें अपॉइंटमेंट्स करनी है। अपॉइंटमेंट्स के लिए जी FPSC का एक्ट बनाया, 1973 के अंदर बना वो भी। ठीक है जी। मौजूदा जो चल रहा है ना वो ऑर्डिनेंस है 1977 का, बाद में उसको चेंज किया गया था, लेकिन तब ये बनाया गया था 1973 का। इसी तरह पासपोर्ट एक्ट 1973 में बना, इमिग्रेशन एक्ट, FIA का जो है वो 1973 से स्टार्ट हुआ, 1974 के अंदर जाके बना। ठीक है जी। और इस तरह फाइनेंस एक्ट बना 1973 में, और जो AIOU जिसे आप कहते हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है जी, वो 1974 में बनाई। तो ये तमाम इस्लाहात की किसने जी, भुट्टो साहब ने की। तो अब हम देखते हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो कौन से हकूक हैं जो कि इस एक्ट के तहत हासिल करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताया गया है कि जो एक्ट बनाया गया है ना, इसके अंदर एक तो अपॉइंटमेंट्स का तरीकाकार जो है वो बताया गया है, और उसके बाद जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, यानी कि शराइत व ज़वाबित है, आपको वो बताई गई हैं। अब हम इसकी कुछ और मालूमात देखते हैं, और मालूमात में ये आ जाता है, सबसे पहले देखते हैं इसका नाम क्या है। इस एक्ट का अगर पूरा नाम पूछें तो वो आपने बताना है जी सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973, ये इसका पूरा नाम है। फिर कुछ MCQs जैसे कि आपके बनते हैं, वो आपसे पूछता है इसके अंदर जो है वो चैप्टर कितने हैं। ठीक है जी। तो आप बताएंगे जी 4 चैप्टर हैं। तो 4 चैप्टर को हम कैसे याद करेंगे, हम इसे याद करेंगे, पहले पहले तुम मुझे रोको। ठीक है जी। तो इस तरह हम इसको याद करेंगे। हमारे पास चारों चैप्टर के नाम है। अब अगर वो कुछ भी पूछता है ना तो हमें याद है। फर्स्ट चैप्टर इसका है जी, यहां पे लिखा हुआ है ये प्रिलिमिनरी। ठीक है जी। सेकंड क्या है जी,
टी से टर्म्स एंड कंडीशन, एम से मिसलेनियस और आर से रूल्स। इस तरह हमें पता चला इस एक्ट के कितने चैप्टर्स हैं जी, 4 चैप्टर्स हैं। उसके बाद वो पूछता है जी इसके जो सेक्शंस हैं वो कितने हैं। ठीक है जी, इसके हमारे पास 26 जो है ना वो सेक्शंस हैं। अब 26 सेक्शन है और साथ में नाफिज कब हुआ ये डेट आपके एमसीक्यूज में पूछी जाती है, तो वो भी 26 है, लेकिन सितंबर है। ठीक है जी, तो ये थे जी आपके कुछ बेसिक्स एमसीक्यूज जो यहां से बनते थे, वो मैंने अब आपको बता दिए हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका जो पहला सेक्शन है, जो कि तकरीबन तमाम जितने भी एक्ट होते हैं उसके अंदर यही लिखा होता है कि जी इसका टाइटल क्या है। टाइटल मैंने बता दिया, एप्लीकेबल किन किन के ऊपर है। तो ये जो सिविल सर्वेंट्स है ना, जितने भी, यानी कि ऑल सिविल सर्वेंट्स, उन तमाम के ऊपर लागू होगा, चाहे वो जहां भी हो, वेयर एवर दे मे बी। और ये इकट्ठा एक साथ ही जो है ना वो क्या हो जाएगा जी, नाफिज हो जाएगा। तो ये थी जी इसकी स्टार्ट की कुछ चीजें। अब हम देखते हैं जी चैप्टर नंबर 1 जो कि प्रिलिमिनरी है। इस चैप्टर के अंदर आपको तमाम डेफिनेशंस दी गई हैं। तो अगर वो पूछे सेक्शन 2 पे क्या है जी, तो आप बताएंगे जी डेफिनेशंस हैं, और मोस्टली एक्ट्स के अंदर डेफिनेशंस ही होती हैं 2 के ऊपर। अब देखें, वो कहता है इस एक्ट में जहां जहां भी ये वर्ड आएंगे ना, जैसा कि एडहॉक अपॉइंटमेंट, जैसा कि सिविल सर्वेंट, जैसा कि इनिशियल अपॉइंटमेंट, इसके बाद पे आ जाएगी, इसके बाद परमानेंट जो है आपकी परमानेंट पोस्ट आ जाएंगी, टेम्पररी पोस्ट आ जाएंगी। तो वो तमाम चीजें जहां भी ये अल्फाज इस्तेमाल होंगे तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा, ये पूरे का पूरा सिविल सर्वेंट जहां भी लफ्ज आएगा उसका मतलब ये है, यहां से यहां तक पूरी की पूरी चीज, बल्कि इसमें आप ये भी आप ऐड करें। ठीक है, तो इसलिए हमें पहले इन चीजों को समझना पड़ेगा, ताकि जहां पे भी वो कहे कि सिविल सर्वेंट को इतनी छुट्टी मिलनी है, जहां भी वो कहे कि सिविल सर्वेंट 60 साल के बाद जो है वो रिटायर होगा, या फिर 20 साल की जो है उसको सर्विस पूरी करनी है उसके बाद वो रिटायर हो सकता है, तो हमें पता चल जाए सिविल सर्वेंट दरअसल है कौन। ऐसा ना हो हम किसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले बंदे को इस डेफिनेशन में गिन रहे हो, या फिर कॉन्टीजेंट पेड बंदे को गिन रहे हो, या वो चीजें जो उन्होंने यहां बताई हैं कि ये सिविल सर्वेंट नहीं है, हम उन्हें उसमें काउंट ना कर लें। इस वजह से हमें ये पढ़ना पड़ेगा पहले। तो वो यहां पे ये कहता है 3 बंदे उसने बताए हैं, 3 तरह के लोग हैं जो सिविल सर्वेंट्स कहलाएंगे। कौन कौन से? सबसे पहले वो कहता है जो आल पाकिस्तान सर्विस है। आल पाकिस्तान सर्विस से मुराद है वो लोग जो वफाक के अंदर भी जो है अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं, जो लोग सूबों के अंदर भी अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। जैसे कि हमारे पास पैस ग्रुप है, ठीक है जी, जो पहले जिसका नाम क्या था जी, डीएमजी ग्रुप था। जैसे हमारे पास पीएसपी है, ठीक है जी, जो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है। तो ये लोग कौन है जी, ये लोग भी आ जाएंगे सिविल सर्वेंट्स की डेफिनेशन में। नंबर 2, ये तो हो गया ना हमारे पास नंबर 1। 2 पे वो कहता है, और उसने लिखा है, वो कहता है सिविल सर्विस ऑफ द फेडरेशन, यानी कि वफाक के अंडर आने वाले जो सिविल महकमे हैं। जैसे कि आप लोगों ने मिनिस्ट्रीज का नाम सुना, डिवीजन्स का नाम सुना, तो वो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिवीजन्स के अंडर आने वाले जो लोग हैं वो सारे के सारे क्या हैं जी, यहाँ पे वो सिविल सर्विस के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि एफबीआर के मुलाजिम हैं, एफआईए जिसके लिए ये प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, सुपरिंटेंडेंट का ये बेसिकली सिलेबस है, तो वो भी किस में आ जाएगा जी, सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। आईबी है और इस तरह के बेतहाशा जो डिपार्टमेंट्स हैं ना वो इसके अंदर आ जाएंगे। और तीसरे नंबर पे वो कह रहा है कि जो डिफेंस है ना, डिफेंस के अंदर वो वाली सीटें जहां पे सिविलियन खिदमात सरंजाम दे रहे हैं, जो कि समझें कि नॉन यूनिफॉर्म्ड पोस्ट हैं, तो वो भी किस डेफिनेशन के अंडर आ जाएंगे जी, वो भी सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन के अंडर आ जाएंगी। ये 3 उसने बताए हैं कि लोग हैं, और 3 उसने बताए हैं जो लोग डेफिनेशन में नहीं आते। तो सबसे पहले नंबर पे उसने कहा है कि कोई बल्कि पहले पे उसने डेपुटेशन का बताया। वो कहता है कोई बंदा जो वफाक के अंदर, ऊपर जिक्र क्या हो रहा है जी, देखें फेडरेशन, जिक्र क्या हुआ है जी, फेडरेशन।
तो वफाक के अंदर आ रहा है कोई बंदा, कहां से आ रहा है? सूबों से आ रहा है। तो ये तो आप तमाम लोगों को पता होगा ना कि जो हमारा पाकिस्तान है इसके अंदर आपके पास जनाबे आली, यहां पे जो इस्लामाबाद है वो आपका वफाक है, ठीक है जी। और जो ये आपका सिंध, ये बलोचिस्तान, ये पंजाब, ये केपी, ये सारे आपके क्या हैं जी? ये सारे आपके सूबे हैं। सूबों की अपनी गवर्नमेंट्स हैं। 18वीं तरमीम के बाद जो है जो है सब्जेक्ट भी सूबों को मिले, तो उनके जो मुलाजमीन हैं वो सूबाई मुलाजमीन हैं। तो अगर सूबे से कोई बंदा आ रहा है जी वफाक के अंदर डेपुटेशन बेसिस पे, और दूसरी चीज उसने क्या बताई है जी? दूसरी चीज, पहली प्रोविंस हो गया, दूसरी उसने बताई है अथॉरिटी। अथॉरिटी आपको पता है, जैसे कि आपके पास वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यानी कि आपके पास वापडा है, सुना है ना नाम वापडा का, जैसे कि आपके पास नादरा है, ठीक है जी। ये बनता है नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जैसे आपके पास एनएचए है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ठीक है जी। और इस तरह की बहुत सारी अथॉरिटीज हैं। अगर वहां से कोई बंदा डेपुटेशन बेसिस पे इन तीन के अंदर आ जाता है और कहता है कि जी हम भी हैं पांचों सवारों में, तो फिर उसकी बात नहीं मानी जाएगी, ठीक हो गया, क्योंकि इन लोगों के अलग अपने रूल्स होते हैं। दूसरे नंबर पे वो बता रहा है कि जो बंदा बेशक यहां पे काम कर रहा है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे है, वर्क चार्ज पे है या कंटीजेंट पेड है, तो उसको उसके ऊपर ये लागू नहीं होंगे। क्लियर हो गया जी? मतलब कहीं पे अगर आगे पेंशन का जिक्र है तो उसको पेंशन तो नहीं ना मिलनी। तो अब कॉन्ट्रैक्ट का आपको पता चल गया। जो आरजी मुलाजिम होता है, जैसे कि अभी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर मोस्टली सीट्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आती हैं और लिखा होता है ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ऑन 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कई जगह एक्सटेंडेबल लिखा होता है, कई जगह नहीं भी लिखा होता। तो अब वो 3 साल के बाद आपको निकाल सकते हैं कि एक मुद्दत आपको मिल गई है कि यहीं तक आपने सर्व करना है। वर्क चार्ज, जैसे कि कोई आपने सरकारी बिल्डिंग बनानी है, रोड्स वगैरह बनाने हैं और आपने बंदों को रखा और फिर बाद में जब काम पूरा होने पे निकाल दिया। इसी तरह कॉन्टीजेंट पेड वाले वो बंदे होते हैं जो कि आपके इदारे में जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड होता है ना, अगर आप लोगों ने वो पिछली प्रिपरेशन की जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ाया था, वहां पे मैंने बताया था FCF फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, वहां से वो पैसे ड्रॉ नहीं कर रहे होते, बल्कि जो अपना इदारा होता है उनके जो हंगामी अखराजात होते हैं वहां से उनको पे दे रहे होते हैं डेली बेसिस पे, वो कॉन्टीजेंट बेस्ड होते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे वो कहता है कि वो बंदे जो वर्कर या वर्कमैन की डेफिनेशन के अंदर आते हैं, वो भी, उनके ऊपर भी ये एक लागू नहीं होगा। वर्कर कौन होता है वो यहां पे उसने खुद बता दिया है, ये एमसीक्यू आपका याद रखना है। फैक्ट्रीज एक्ट 1937, ये सॉरी 1934, इसके तहत जो डेफिनेशन बताई गई है, बेसिकली वर्कर कौन है, इस डेफिनेशन के तहत फैक्ट्री में काम करने वाले बंदे को वर्कर कहा जा रहा है। और वर्कमैन में कौन आ रहा है जी? वो कह रहा है जी, ये उसने आगे एक्ट भी दिया हुआ है, वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923। इस डेफिनेशन के अंदर अगर कोई फैक्ट्री से बाहर भी काम कर रहा है तो वो तमाम लोग इस डेफिनेशन के अंदर आ जाते हैं। तो अगर वो आप लोगों ने वो संदीप भैया वाली मूवी देखी हो तो उसमें जो है वो जो इंडिया वालों ने बनाया हुआ है ना सीजन, तो उसमें वो जो लड़की उसको खाना देने आती है और उसके अब्बा जी को करंट लग जाता है, तो फिर वो जो है ना वो क्या करता है, संदीप भैया जो है ना वो रूल्स पढ़ने लग जाता है कंपनसेशन के लिए कि जो उसका इदारा होता है वो कहता है जी ये ड्यूटी पे नहीं था, तो वो फिर रूल्स ढूंढ ढूंढ के लाता है और जो भी है वो वट एवर पैसे दिलवा देता है। तो कंपनसेशन एक्ट जो है ना 1923 का, इसके तहत सिर्फ फैक्ट्री वाले नहीं बाकी भी जो है ना मुलाजिम इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे इनके ऊपर आपका जो अभी हमने ऊपर नाम देखा ये वाला एक्ट सिविल सर्वेंट एक्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि वो सिविल सर्वेंट है ही नहीं। अब हम देखते हैं इनिशियल अपॉइंटमेंट को क्या क्या होता है। ये डेफिनेशन सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, वो कहता है कि अगर तो प्रमोशन या ट्रांसफर के थ्रू आप जॉब नहीं ना ले रहे तो वो इनिशियल अपॉइंटमेंट है, ठीक है। तो यही आपको डेफिनेशन वहां पे लिखी हुई मिलेगी जब आपको एमसीक्यू आएगा। देखें जो पे होती है ना आपकी, यहां पे उसने डेफिनेशन लिखी है पे की, तो
पे स्लिप होती है एक जब आपको मिलती है, उसके अंदर ना डिफरेंट पेज होती हैं, वो सारे पेज और जो भी अलाउंसेस होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं इमोल्यूमेंट्स का, तो वो सारे मिला के एंड पे आपकी एक ग्रॉस पे बनती है, फिर उसमें से कुछ पैसे कटते हैं, फिर नेट पे बनती है। तो उस पूरी की पूरी को जो है ना, जो महाना बुनियाद पे आपको मिलती है, ठीक है जी, महाना बुनियाद पे जो मिलती है उसे पे कहते हैं। और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। उसके अंदर आपकी टेक्निकल पे भी उसी में है, स्पेशल पे भी उसी के अंदर है, पर्सनल पे भी उसी के अंदर है, और एनी अदर इमोल्यूमेंट्स जो हैं वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं। ये डेफिनेशन हो गई पे की। अब हम देखते हैं परमानेंट पोस्ट कौन सी होती है। वो कहता है ऐसी पोस्ट जिसका कोई टाइम पीरियड ना बताया गया हो, कि आपको हम 5 साल के लिए रख रहे हैं या 10 साल के लिए रख रहे हैं, तो वो परमानेंट होती है, ठीक है जी। वो कहता है विदाउट टाइम लिमिट, वो जॉब परमानेंट हो गई। अब प्रिस्क्राइब्ड और रूल्स को देख लें। देखें, ये आपको हर एक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। पहले अगर किसी ने मुझसे पीरा वाले लॉज पढ़े हैं तो वहां भी मैं आपको बताता था कि ये प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, और इसी तरह जो रूल्स मेड और डीम टू हैव बीन मेड अंडर दिस एक्ट, तो यही वाली दोनों बातें होती हैं इनके अंदर, ठीक है। तो इन डेफिनेशंस को वैसे आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं सिलेक्शन अथॉरिटी कौन सी होती है। वो अथॉरिटी जिसकी सिफारिशात पर सरकारी मुलाजिम को भर्ती किया जाता है या प्रमोट किया जाता है, उसको हम कहते हैं सिलेक्शन अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको बताया कि इसी एक्ट के साथ एफपीएससी का एक्ट भी बना था, जो कि अभी एफपीएससी ऑर्डिनेंस 1977 है, ठीक है जी। तो जिसके तहत जो है ऑर्डिनेंस है, जिसके तहत 16 एंड अबव के जो लोग हैं उनको भर्ती किया जाता है। तो यहां पे देखिए पहले नंबर पे उसने यही बताया हुआ है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे वो कहता है कि डिपार्टमेंटल सिलेक्शन बोर्ड, जिसे हम डीएसबी कहते हैं, और डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी को डीएससी कहते हैं। ये 3 नाम उसने दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखेंगे 2 और ये देखेंगे 3। चौथे नंबर पे वो कहता है और कोई अथॉरिटी, ठीक है जी, ये 4 पे, जो कि उस चीज को रिकमेंड कर सकती हो, अपॉइंटमेंट और प्रमोशन को, यही 2 अल्फाज मैंने बोले थे ना। तो उन अथॉरिटीज को हम कहेंगे कि सिलेक्शन अथॉरिटी है वो। क्लियर हो गया जी। अब हम देखते हैं जो लास्ट डेफिनेशन इसके अंदर है, वो है टेम्पररी पोस्ट। वो कहता है कि अगर कोई भी पोस्ट परमानेंट नहीं है ना, तो वो टेम्पररी है। देखो जी, अदर देन अ परमानेंट पोस्ट इज कॉल्ड टेम्पररी। अब जैसे कि अभी आपकी जो एफआईए की जॉब्स आई हैं, सुपरिटेंडेंट की जॉब्स आई हैं ना, जो आपकी ये वाली, तो इधर तो नहीं लिखा हुआ, एड के अंदर लिखा हुआ था बहरहाल, तो उसके ऊपर प्रॉपर लिखा हुआ है कि ये जो है ना आपकी सीट्स टेम्पररी हैं। ये कौन सी सीट्स हैं जी? TEMPORARY, टेम्पररी। और आगे लिखा हुआ है उन्होंने लाइकली टू बी परमानेंट, ठीक है जी, लाइकली टू बी परमानेंट। इसका क्या मतलब है कि अभी जब आप भर्ती होंगे ना, तो आप पक्के नहीं है। पहले वो देखेंगे आपके तौर अतवार के आप इस काबिल भी हैं कि इस सीट पे बैठे, तो बाद में फिर आपको पक्का करेंगे, लाइकली टू बी परमानेंट है। तो बहरहाल ये भी मैंने खोला है, तो देख लें आप लोग कि इसका सिलेबस जो है ना, ये अनाउंस हुआ है हमारे पास, ठीक है। सिलेबस में 20% तो इंग्लिश जैसे कि पहले होती है तकरीबन एफपीएससी की तमाम चीजों में, वो उसने वही चीज दी हुई है। और यहां पे एक एंड पे जो है ना, ये बेसिक अरिथमेटिक और आईटी, जो कि मुझे लगता है मे बी ये 10-10 नंबर के हों दोनों। अगर 10-10 के ना हुए तो दोनों मिला के 10 नंबर के होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल इनका मार्जिन जो है ना कम है। अगर हम देखें तो सब्जेक्ट 3 है हमारे पास, यानी कि 40 मार्क्स के, और जो लॉज हैं, जो एक्ट्स हैं, वो हमारे पास 60 मार्क्स के हैं। तो आपको ज्यादा टाइम कहां देना पड़ेगा जी? जिसके ज्यादा मार्क्स हैं उसको आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो आप मैक्सिमम टाइम अपना किसको दें जी? एक्ट्स को दें, ताकि अच्छे मार्क्स आप ले सकें, ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने देख लिया है। अब मैं आपको ये बताने लगा हूं, ये ना हम एक सेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं, और बड़ी मुनासिब फीस में आपको कंप्लीट जितना भी एक्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, वो हमने कवर करवाना है। जस्ट उसकी 3000 फीस है। उसमें आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे, आपको नोट्स भी मिलेंगे, वन लाइनर यानी कि इजी करके आपको जो दिए जाएंगे, साथ आपके टेस्ट भी होंगे। हर एक्ट के जो है ना आपके अलग अलग टेस्ट भी लिए जाएंगे। तो मैंने वैसे यहाँ पे 1 मंथ लिखा है, लेकिन होप सो ये हम 1 मंथ से पहले ही इसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है जी। और कितनी फीस है आपकी? जस्ट 3000। 9 PM डेली क्लास होगी, 5 डेज अ वीक,
और ये जैसे मैंने लिखा है टेस्ट भी होंगे, अलग अलग वन लाइनर नोट्स हम आपको देंगे। मंडे 24 अगस्त से ये स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, और अगर कोई शख्स उसके बाद भी ज्वाइन करना चाहता है तो प्रीवियस जो भी लेक्चर होंगे वो उसको मिल जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन मेरी सजेशन ये है आप लोगों को कि 10 अक्टूबर को आपका टेस्ट है, तो आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। और ये बड़ा अच्छा हो गया कि वक्त ही उन्होंने आपको सिलेबस दे दिया, अब आपके पास काफी टाइम है तैयारी करने के लिए, ठीक है जी। और ये मैंने आपको लिख दिया जो हमारा सिलेबस होगा इसका सुपरिटेंडेंट का। इसके अलावा जो ये वाली दो चीजें मैंने आपको बताई थी ना ऊपर वाली, इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर, ये मोस्टली लोगों को आती हैं तो वो इसका सेशन लेते नहीं है, तो हमने ना इसको अलग कर दिया है। अक्सर हमारे पास यही आता है ना कि सर ये हमने नहीं पढ़ना, तो जिसने पढ़ना हो वो कर सकता है। इसकी हमने बहुत मुनासिब फीस रखी है 2000, तो उससे भी कम रखी है। तो ये भी साथ साथ चलेगा, यानी कि 7:30 बजे इसका लेक्चर और 9 बजे उसका। तो जो लोग पैरेलल करते रहेंगे दोनों चीजें, उनकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। किसी को लगता है उसने ये नहीं करना तो वो लॉ वाला लाजमी ज्वाइन करे, क्योंकि इसके लिए आपको अच्छी बेहतरीन तैयारी की जरूरत है, ठीक है जी। तो ये जो है ना हम अभी पढ़ रहे थे, क्या चीज जी, आपका जो एक्ट है। अब वो यहां पे क्या कहता है, जो आपका सब सेक्शन है उसके अंदर कहता है कि अगर तो यहां पे इस एक्ट के अंदर बताए गए चीजों के मुताबिक आप कोई भर्ती करते हैं, चाहे वो प्रमोशन है, चाहे वो इनिशियल अपॉइंटमेंट है, कुछ भी, तो फिर तो उसे हम कंसीडर करेंगे कि वो रेगुलर बेसिस भर्ती है। अगर इस एक्ट के खिलाफ कोई भी चीज हुई तो वो कंसीडर नहीं होगी, ठीक है जी। तो यहां पे ये लिखा हुआ है। अब देखें, ये आपकी जो है ना, ये आपका सबसे बड़ा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 जो है। मैंने जैसे बताया कि आपकी शराइत और ज़वाबित भी इसके अंदर होनी है। आपने लीव कैसे लेनी है, फॉर एग्जांपल कई मुलाजिम ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि जो लीव है ना वो हमारा हक है। बेसिकली वो आपका हक नहीं होता, वो ऑफिसर की सवाबदीद है। आपको बेशक साल की 20 फेडरल में और 25 जो है वो पंजाब में सीएल मिल जाती हैं, लेकिन वो आपके अफसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको लीव दे या ना दे, ठीक है। तो बहरहाल ये टर्म्स एंड कंडीशंस इसके अंदर हैं। और ये जो 2 वाला है ना, ये थोड़ा सा बस आपका बड़ा है। बाकी जो 3 और 4 वाला है ना, वो तो समझ लेंगे ना होने के बराबर ही है, ठीक है। यानी कि देखें, ये रूल्स हैं, रूल्स आपके प्रेसिडेंट ने बनाने हैं। और दूसरे में वो ये कहता है कि कोई भी जो रूल है ना जो ऑलरेडी बना हुआ था इस एक्ट के आने से पहले, वो भी चलता रहेगा। तो बस ये है कि दोनों का आपस में तसादुम ना हो कहीं पे। और 26वां वैसे ओमिट हो गया, ये आपका बस इतना ही था, चौथा चैप्टर। और ये वाली भी वही चीजें हैं आपकी जो चैप्टर 3 है ना मिसलेनियस के अंदर, जो तकरीबन हर एक्ट के एंड पे होती हैं। अब इनको तो हम वैसे नहीं गिनते। अब आपका समझ लें कि एक ही चीज है जो आपने करनी है जिसको सही तरीके से, और वो क्या है जी, आपका ये जो सेकंड आपका चैप्टर है ना, इसको आपने करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस को, ठीक है। तो बहरहाल अभी मुझे लगता है काफी लंबी हो गई वीडियो, तो बाकी जो है मैं अगली वीडियो में बना दूंगा, आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी सीरियस हैं प्रिपरेशन को लेके, सुपरिटेंडेंट की जो सीट है 16 स्केल है, जिसने जल्द प्रमोट भी होके 5 से 6 साल में एडी भी बन जाना है, अल्लाह करेगा ऐसे होगा। अगर एडी नहीं भी बनेगा तो 17 का सुपरिटेंडेंट हो जाता है वो, तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आप तमाम लोगों के लिए। तो जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए ये एक्ट शायद, फेडरल के जो हैं उनके लिए शायद ये एक्ट थोड़े से आसान हो जाए, अदरवाइज जो है ये आसान चीज़ नहीं है। तो सजेशन यही है कि तमाम लोग जो हैं वो आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो आज के लिए इतना ही जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।